बीते कई सालों से आप ईवीएम को लेकर रोना सुनते आए। विपक्ष जब जब जीतता है तो चुनावी सिस्टम सही हो जाता है, ईवीएम सही काम करने लगता है, लेकिन जैसे ही हारता है तो सारा दोष ईवीएम का बता दिया जाता है कि ईवीएम ठीक नहीं है, गड़बड़ी है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। कई बार तो चुनावी रिजल्ट के पहले नेताओं से ज्यादा ईवीएम का दिल धड़कता होगा, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, लेकिन आज आपको वो चैप्टर बताने जा रहा हूं जिसको लेकर देश में नया सियासी तूफान खड़ा हो सकता है, या यूं कहिए कि खड़ा होने की पूरी संभावना है। मान के चलिए कि 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक और राजनीतिक तूफान उठने वाला है, क्योंकि एक ऐसी तकनीक पर काम हो रहा है जो अगर सफल रही तो 2024 के चुनाव में एक झटके में 30 करोड़ वोट जुड़ जाएंगे। और ये 30 करोड़ वोट किसके खाते में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इससे ही तय हो जाएगा कि कौन 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि बनना तो सब चाह रहे हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, नीतीश जी का छुपा हुआ अरमान तो सबको पता ही है, ममता बनर्जी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, जिसको देख लीजिए, अपना तो सब देख रहे हैं कि 2024 में एक बार वो पीएम की कुर्सी मिल जाए। लेकिन ये जो 30 करोड़ वोट एक झटके में जुटेंगे, ये मिलेंगे किसको, इस पर आगे बात करूंगा। पहले बात करता हूं उस नए सिस्टम की जिस पर सारा हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है। देश में वोट डालने की एक नई तकनीक लाई जा रही है, और इस तकनीक का नाम है, जिसके बारे में आज आपको विस्तार से बता रहा हूं, जो नई तकनीक वोटिंग की आ रही है, इसका नाम है आरवी। इसको कहते हैं रिमोट वोटिंग। हिंदी में लिख दूं तो रिमोट वोटिंग। ये नई तकनीक जो है अब चुनाव आयोग लेकर आ रहा है। अब बॉस, ये क्या है रिमोट वोटिंग? इसमें क्या रिमोट से वोट डल जाएगा? घर बैठे बैठे रिमोट दबाया वोट हो जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी रिमोट से वोट डलवाएंगे क्या? अब इस पर बताऊंगा। लेकिन इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होगी उसका भी नाम बता देता हूं। उसको कहते हैं RVM, यानी रिमोट वोटिंग। ये तो है ही, आर से रिमोट वोटिंग और मशीन। जैसे आप ईवीएम सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वैसे ही रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अब होगा, या होने का प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। अब तक आपने क्या सुना था? ईवीएम सुना था ना बॉस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब उसकी जगह आरवीएम की बात हो रही, उसकी जगह नहीं, मतलब आरवीएम की भी बात हो रही। लेकिन ये आरवीएम क्या है? ईवीएम है ही तो फिर आरवीएम की जरूरत क्या है? क्या ईवीएम की जगह आरवीएम ले लेगा? क्या रिमोट वोटिंग में रिमोट से वोट पड़ेगा? क्या ये सब नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं? इन सवालों के कुछ जवाब आपको आज इस चैप्टर में मिलेंगे। लेकिन पहला सवाल कि क्या ये रिमोट वोटिंग का मतलब है कि रिमोट से वोट पड़ेगा? जवाब है नहीं। इसमें जो ये आप रिमोट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है दूर दराज। दूर दराज इसका मतलब है रिमोट का। ये वो चलाने वाला रिमोट नहीं है। और ये काम नरेंद्र मोदी नहीं करवा रहे, ये चुनाव आयोग कर रहा है। और किसके कहने पर कर रहा है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर काम कीजिए, रिमोट वोटिंग पर, और 2016 से काम चल रहा है। तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई एंगल नहीं है। लेकिन जब माहौल बनेगा, एजेंडा चलाया जाएगा, तो कहेगा नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, रिमोट से वोट डलवा देंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बता दिया, रिमोट वोटिंग में रिमोट इस्तेमाल नहीं होगा। क्या इस्तेमाल होगा अभी आगे बताऊंगा। और ये नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग करा रहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करा रहा। लेकिन ये हो क्यों रहा है, पहले इसको आपको समझाता हूं। एक काम कीजिए, यहीं पर समझिए। रिमोट वोटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही चुनाव आयोग इसलिए लेकर आया कि देश का एक बड़ा वर्ग दूर दराज के इलाकों में काम करने या दूसरी वजहों से चला जाता है। ये जो दूर दराज वर्ड आप देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया है जो कहीं बाहर चले और फिर अपना वोट नहीं डाल पाते। जैसे मैं ही जब यहां दिल्ली आया काम ढूंढने के लिए, दिल्ली एनसीआर, तो मेरा वोटर आईडी बिहार का था, तो मैं बिहार जाके वोट नहीं डाल पाता था, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन यहां एंकरिंग कर रहा होता था, तो मेरा वोट रह जाता था कई बार, जब तक कि यहां का वोटर आईडी नहीं बना। लेकिन कई लोग ये भी नहीं बनवाता पाते, तो उनके गृह प्रदेश में वोटिंग हो, लोकसभा की वोटिंग हो, वो वोट डालने जा नहीं पाते, और इसलिए उनका वोट जो है वो बेकार हो जाता है। कई बार वो बनवाते ही नहीं है ना, वोटर आईडी बनवाते नहीं। अब ये समस्या कितनी बड़ी है आप इसको समझिए कि जो लोग अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि वो अपना वोटर आईडी लोकल जगह पर नहीं बनवा रहे हैं जहां रह रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, आंकड़ा देखिए आप, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों चुनाव आयोग ये रिमोट वोटिंग करा रहा है और रिमोट वोटिंग कैसे होगी अभी आगे बताऊंगा।
इसमें कुल वोटर जो थे जिन्होंने वोट डाला था 2019 के चुनाव के लिए, जो रजिस्टर्ड थे, वो थे 91 करोड़। 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया, ऐसे कितने लोग थे आपको पता है? ऐसे लोग थे करीब 30 करोड़ लोग, 30 करोड़। यानी 2019 के चुनाव में करीब 33% वोट जो है वो पड़ा ही नहीं। कई लोग नहीं आए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूर दराज के इलाकों में काम करते थे, अपने गृह प्रदेश से दूर काम करते थे, वोटर आईडी था नहीं, काम छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने वोट नहीं डाला और इसलिए 30 करोड़ वोट पड़ा ही नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग अब ये रिमोट वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। और जिनको ये लग रहा है कि 30 करोड़ वोट नहीं पड़ा तो क्या ही हो गया, बॉस, ये 30 करोड़ का आंकड़ा कितना इंपॉर्टेंट है सुनिए। जितने वोटर्स ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया भारत में, उतने दुनिया में किसी देश में कुल वोटर तक नहीं है। कुल वोटर 2016 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कुल वोटर्स की संख्या करीब 18 करोड़ है। तो अमेरिका में जितने कुल वोटर हैं उससे 1.5 गुना तो यहां वोट ही नहीं डाले भारत में। दुनिया के जो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक 20 देश माने जाते हैं, उनके कुल वोटर्स की संख्या मिलाकर 28 करोड़ बनती है, 20 देश का मिलाकर। इसमें जर्मनी भी है, स्पेन भी है, ब्रिटेन भी है, साउथ कोरिया भी है। इन 20 देशों को मिलाकर 28 करोड़ वोटर है और इंडिया में अकेले 30 करोड़ ने वोट नहीं डाला। तो आप 30 करोड़ वोट्स की कीमत समझिए, कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह से कहिए तो 20 देशों के कुल वोटर से उनकी आवाज को अनदेखा करने जैसा। और इसलिए चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी आपको याद होगा बार बार कहते हैं ज्यादा लोग वोट डालिए, ज्यादा लोग वोट डालिए। तो उनकी अपनी इच्छा है कि ज्यादा लोग वोट डालें और वो लोग जो घर से दूर काम करते हैं वो इससे वंचित न रह जाए। इसलिए पहले समझिए कि आरवीएम से किस किस को फायदा होगा, फिर बताऊंगा ये रिमोट वोटिंग क्या चीज, भला क्या है और ईवीएम से अलग कैसे। देखिए, इसमें फायदा उन लोगों को होगा जो अपने घर से दूर रहने वाले वोटर हैं, जो किसी ना किसी वजह से अपने क्षेत्र में आकर वोट नहीं डाल पाते। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, वो बेचारे आकर वोट नहीं डाल पाते। वो लोग जिन्हें अपनी नौकरी के लिए शहर बदलना पड़ता है, कई बार उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो कैसे जाएंगे वोट डालने। ऐसे मजदूर जो रोजगार के लिए अपना घर गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गए, उनको फायदा होगा इस रिमोट वोटिंग से। शादी के बाद लड़कियां ससुराल चली जाती हैं, लेकिन उनका वोट अक्सर मायके में उसी इलाके में रह जाता है, तो अपना चुनाव क्षेत्र या तो बदलना पड़ता है या फिर वोट बदलना पड़ता है, या कई बार वो छूट जाता है। इसके अलावा बहुत से नौकरी पेशा लोग जो एक दिन के लिए वोट डालने के लिए अपने घर नहीं जा सकते, उन सबको इस रिमोट वोटिंग से फायदा हो जाएगा। लेकिन किस पार्टी को फायदा होगा ये भी तो सवाल है, किसको नुकसान होगा ये भी तो सवाल है, उस पर आगे आऊंगा। लेकिन आरवीएम के जरिए ऐसे प्रवासी वोटर्स को कवर किया जाएगा जो अपने क्षेत्र आकर वोट डालने की जरूरत होते हुए भी नहीं आ पाते। और ऐसे कितने लोग हैं आपको सुनिएगा तो बड़ा आंकड़ा। लेकिन पहले आपको समझाता हूं अब कि रिमोट वोटिंग का सिस्टम काम कैसे करे। क्या इसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है, ये ईवीएम से अलग कैसे, क्या इसको हैक किया जा सकता है, ये 30 करोड़ वोटर कैसे जुड़ जाएंगे एक बार में। इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, जरा इसको समझिए। ये रिमोट वोटिंग काम कैसे करेगी। रिमोट वोटिंग ये कैसे काम करेगी, जरा इसको समझिए। मान लीजिए ये है बिहार। बिहार में चुनाव है, चल रहा है चुनाव। अब आप देखिए कि मान लीजिए यहां पर ये भाई साहब हैं राम खिलावन है। एक भाई साहब हैं सुशांत सिन्हा, मैं हूं, मान लीजिए मेरा वोट भी बिहार में है। और एक भाई साहब हैं, मान लीजिए स्वप्रेम तिवारी, इनका भी वोट है। ठीक, अब इन 3 लोगों को वोट देना है, बिहार में चुनाव चल रहा है। और ये तीनों काम कहां करते हैं, ये तीनों दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं। और इनका बॉस छुट्टी नहीं देता, सुशांत सिन्हा का बॉस भी छुट्टी नहीं दे रहा। और इनका वोटर आईडी कार्ड कहां का बना हुआ है, बिहार का बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, मन मार के बैठ जाएंगे।
बोलेंगे अरे यार लालू जी ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नीतीश जी ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आपस में ही चर्चा करेंगे, लेकिन कर तो कुछ पाएंगे नहीं। अब होगा क्या, ये रिमोट वोटिंग में कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि इन्हीं के घर के आसपास एक पोलिंग बूथ बना देगा। यह बन गया पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ इनके घर के पास बना दिया कि तुम तो ही तीनों निकलो और यहां जाओ पोलिंग बूथ पे वोट दे दो। ये कहेंगे अरे हमारा तो घर बिहार में है, यहां पोलिंग बूथ में कैसे वोट देंगे। तो यहां काम आएगी मशीन, ये है RVM, रिमोट वोटिंग मशीन, जो ईवीएम की जगह नहीं है, और इसके साथ लगी रहेगी एक मशीन वीवीपैट मशीन, ये लगी रहेगी। लेकिन ये जाएंगे तो वोट कैसे डालेंगे बॉस? इसके लिए इनको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले इनको ऑनलाइन जाकर या आसपास का जो इलाका तय होगा वहां जाकर अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई बिहार में चुनाव है और मुझे वोट डालना है। तो जब ये वहां पहुंच जाएंगे और अपना नाम रजिस्टर करा देंगे तो इनको एक आईडी मिलेगा, वोटर आईडी टाइप, और इसमें जैसे वो बार कोड नहीं बना रहता है, ऐसा बार कोड बना रहेगा। ये बार कोड बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये बार कोड ऐसा नहीं स्कैन करते हैं आप पेटीएम एटीएम में करने के लिए, ये बार कोड रहेगा। यहां पहुंचे पोलिंग बूथ, ये बार कोड लेकर पहुंचे, जैसे ही ये बार कोड स्कैन होगा, इसको स्कैन करेगा, जैसे ही स्कैन करेगा, ये राम खिलावन पहुंचे, इन्होंने अपना बार कोड दिखाया, इस बार कोड में तय है कि राम खिलावन छपरा के हैं। जैसे ही यहां होगा, यहां आरवीएम में जो है ये स्क्रीन लगी रहेगी। ईवीएम में क्या होता है, यहां कागज सटा रहता है जिसमें कि नाम लिखा रहता है, ये बीएसपी, ये सपा, ये आरजेडी, ये जेडीयू, ये सब लिखा रहता है, कांग्रेस, बीजेपी। यहां स्क्रीन लगी रहेगी। जैसे ही ये स्कैन हुआ, यहां पर छपरा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिस्ट आ जाएगी। राम खिलावन गए, इन्होंने छपरा के अपने एरिया का जो कैंडिडेट है उसको देखा, उसको वोट मारा, यहां वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगी, ये पर्ची में देखेंगे कि अच्छा मेरा वोट ठीक से पड़ा कि नहीं पड़ा, लेके घर गए। इसके बाद सुशांत सिन्हा जाएंगे। सुशांत सिन्हा आरा के रहने वाले, इनका वोट कैसे पड़ेगा, इसमें तो छपरा का नाम आ रहा था। सुशांत सिन्हा को एक और अलग आईडी कार्ड मिला हुआ, उसमें अलग आईडी का स्कैनर बना हुआ है। सुशांत सिन्हा गए, इन्होंने अपना दिखाया, वहां पर स्कैन हुआ। अब जो है स्क्रीन पर छपरा वाला नाम मिट जाएगा और यहां आरा वाला नाम आ जाएगा, तो अब आरा वाला वोट डालेंगे। ये स्वप्रेम तिवारी गए, इनका पटना का वोट है, ये गए, इन्होंने स्कैन किया, यहां इनके स्क्रीन पर अब पटना का वोटर का कैंडिडेट का नाम आ गया। इस तरह से ये जो आरवीएम मशीन है, इसमें 72 इलाकों के वोट पड़ सकते हैं एक साथ 72 इलाकों के वोट पड़ सकते हैं, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए यह बहुत कमाल की चीज है। ईवीएम में एक पर्चा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, आरवीएम में एक स्क्रीन, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसमें यह भी हो सकता है कि यहां लाइन में राम खिलावन बिहार के हों, सुशांत सिन्हा हो सकता है राजस्थान के हों, स्वप्रेम तिवारी उत्तर प्रदेश के हों, और तीनों जगह का वोट अलग अलग जो लोग हैं वो जाके और वहां वोट डाला। इतने कमाल की चीज जो है ये लाई जा रही है, जबरदस्त चीज है। और इससे वो सारे लोग जो अपने प्रदेश से बाहर हैं, वो सारे लोग वहीं पर रहते हुए, जहां पर वो काम करते हैं, जहां वो रहते हैं, वहीं पर अपना वोट डाल सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप, वो आपको बता देता हूं। रिमोट वोटर को एक तय समय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, वो अपने इलाके के चुनाव आयोग या चुनाव अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहां जहां आपका वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं बना है, तो उस इलाके में जाइए, कहिए मेरा बिहार में मेरा बनाइए, मुझे वोट देना है। इसमें आपकी डिटेल मांगी जाएगी, जैसे वोटर आईडी कार्ड की डिटेल जो बना हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा जहां आप काम कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, उससे जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। इस जानकारी को आपके गृह निर्वाचन क्षेत्र में वेरीफाई किया जाएगा कि आदमी ठीक बोल रहा है कि नहीं। इसके बाद वोटर को एक स्कैन लगा हुआ एडवांस्ड आईडी जारी कर दिया जाएगा, जो अभी मैं बता रहा था ना, स्कैन करते हैं आप, जैसे वो स्कैन लगा हुआ एक आईडी मिल जाएगा, जिसे आप नया वोटर आईडी कार्ड भी कह सकते हैं।
इसी जानकारी के आधार पर चुनाव आयोग को रिमोट वोटिंग बूथ की संख्या तय करने में मदद मिलेगी। जब आप रिमोट वोटिंग बूथ पर वोट डालने जाएंगे तब नया वोटर आईडी दिखाएंगे जिसमें वो लगा रहेगा स्कैन के लिए, और स्कैन करते ही आपका वहां कैंडिडेट का नाम आ गया, अपना वोट डालिए, निकलिए, हो गया काम खत्म। 72 निर्वाचन क्षेत्र की वोटिंग यहां पर कराई जा सकती है। अलग अलग शहरों में प्रवासी कामकाजी युवा पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक जो आंकड़ा आया वो आपको बताएगा कि ये कितना भारत में रेवोल्यूशनरी होगा अगर ये आ गया। शहरों में बसने वाले 91% प्रवासियों को वोट उस शहर में रजिस्टर्ड ही नहीं है उनका, जहां वो मौजूदा वक्त में रहते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो बेचारे वोट ही नहीं डाल पा रहे। हालांकि इसमें से 75% वोटर 2019 के चुनाव में वोट डालना चाहते थे लेकिन डाल नहीं पाए। सर्वे में पता चला कि 73% वोटर्स को नहीं पता था कि नई जगह पर अपना वोट कैसे रजिस्टर करवाना है, तो बनाया ही नहीं, तो वो वोट नहीं डाल पाए। 60% वोटर ये मानते हैं कि अगर वो नए शहर में बस गए हैं तो वहां वोट नहीं डाल सकते, मतलब वो मान रहे हैं कि हम तो डाल ही नहीं सकते, वहां का वोटर आईडी बन सकता है, ये इनको पता ही नहीं है 60% लोगों को। 40% को लगता है कि उनके पास वोटर आईडी होने से कहीं भी वो वोट डाल सकते हैं। तो इस चक्कर में वो रह जाते हैं कि भैया जब लेके जाते कहते अरे यहां का नहीं है, आप जाइए वहां डालिए। सर्वे में यह भी पता चला कि कामकाजी प्रवासी जिस शहर में बसे हैं वहीं अपना वोट इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि नई जगह पर वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कई बार कि भाई कहां जाएं, क्या करें। अच्छा, इसमें दिलचस्पी भी नहीं दिखाते क्योंकि यह प्रक्रिया लंबी है, जटिल है, इसमें कई कागजात की जरूरत होती है। यह दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब आप किसी और राज्य से हों। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आरवीएम एक बहुत कारगर कदम साबित हो सकता है। रिमोट वोटिंग मशीन किस तरह काम करेगी इसे लेकर 16 जनवरी को चुनाव आयोग एक डेमो भी करने जा रहा है, और इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि सब आइए मैं दिखाता हूं कैसे होगा। डेमो के दौरान आरवीएम की टेस्टिंग की जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी 8 राष्ट्रीय पार्टियां और 57 क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया गया। आइए आपको दिखाते हैं यह रिमोट वोटिंग कैसे होगा, यह रिमोट वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी। अच्छा, यह भी कह दिया चुनाव आयोग, जैसे एक बार हैकाथॉन रखा था कि हैक करके दिखाइए, ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम हैक होता है, कैसे होता है करके दिखाइए। कोई नहीं आया उस हैकाथॉन में, कोई ईवीएम हैक करने नहीं आया। बाहर रोते हैं, वहां कोई गया ही नहीं। वैसे आप बोल रहा है कि आइए अगर कोई कमी लगती है तो बताइए। 31 जनवरी तक लिखित में अपनी राय दीजिए कि इसमें क्या चेंज होना चाहिए। डेमो के दौरान चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी वहां मौजूद रहेगी, सब नोट कर लेगी, ले लेगी आपसे कि लाइए आपको क्या ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है। फिर काम होगा, फिर रिमोट वोटिंग आएगी, फिर खेला होगा क्या, 30 करोड़ वोट जुट जाएंगे मिनिमम। उसमें क्या होगा आगे बताता हूं। अब सवाल इस बात का भी है कि इन 30 करोड़ वोट के जुड़ने से फायदा या नुकसान किसका हो। 30 करोड़ जुड़ गए, अपने घर से ही देने लगे वोट, अब क्या होगा। देखिए बॉस, फायदा किसका होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसकी हो सकती है अगर आपको यह समझना हो तो कुछ आंकड़े से आपको बताता हूं कि यह रिमोट वोटिंग किसके लिए चुनौती हो सकती है। आपको बताया 2019 में लोकसभा में कुल वोटर कितने बताए थे मैंने आपको, ये मैंने आपको बताया था 91 करोड़ कुल वोटर थे जो रजिस्टर्ड थे कागज पर। कुल वोट पड़े कितने, वोट पड़े 2019 में 61 करोड़, 61 करोड़। तो कितनों ने वोट नहीं दिया, 30 करोड़ ने नहीं दिया। तो वोट प्रतिशत कितना बैठा, करीब 67% लोगों ने वोट दिया, 33% ने वोट ही नहीं दिया। अब एक खेल देखो, आपको समझ में आएगा कि रिमोट वोटिंग आने से किसकी चुनौती बढ़ेगी। अब अगर आप देखिए 2019 में किसकी सरकार बनी केंद्र में, बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी को कितना वोट मिला, करीब 23 करोड़ वोट, 23 करोड़ वोट मिला बीजेपी को, और इनकी 436 सीट पे ये चुनाव लड़े, 303 सीट इन्होंने जीती। अब जो ये इनको 23 करोड़ वोट मिला, ये जो कुल वोट था 61 का, ये कुल वोट का नहीं, ये इसका 91 करोड़ का,
एक मिनट रुक, ये थोड़ा सा ये वाला जो है और ये वाला, ये देखिए जो कुल वोट था 91 करोड़ जो रजिस्टर्ड है, उसका 25% वोट बीजेपी को गया, रजिस्टर्ड वोटर्स। और जो वोट पड़े थे उसका कितना परसेंट था? करीब 37%। अब आप सोचिए 37-38%, 37.7% 37% वोट पर बीजेपी की सरकार बनी। अब आप ये सोचिए कि अगर सबसे बड़ी चुनौती ये रिमोट वोटिंग से खड़ी होगी तो किसके लिए खड़ी होगी? आप सोचिए, वो खड़ी होगी उस सरकार के लिए जो 10 साल से सत्ता में है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए हो सकती है क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में है, और अगर सत्ता विरोधी लहर हुई जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में 30 करोड़ वोट अगर जुड़े तो नुकसान किसका हो सकता है? इस आदमी का हो सकता है अगर एंटी इनकम्बेंसी। ये जानते हुए कि एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी, 10 साल से लोगों अगर कोई सत्ता में रहे तो कोई ना कोई शिकायत लोगों को हो ही जाती है, तो वो 30 करोड़ नए वोट जुड़ेंगे तो हमको नुकसान हो जा सकता है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी को अपने काम पर इतना भरोसा है और वो देश के हर वोटर को लोकतंत्र के पर्व से जोड़ने के लिए इस तरह प्रतिबद्ध हैं कि वो कह रहे हैं कि इसको कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जो रिमोट वोटिंग है इसको ले आइए, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनको भरोसा है कि ये 30 करोड़ जुड़ गए तो अगर अच्छा काम किया तो मुझे वोट दे देंगे। बीजेपी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लेकर पॉजिटिव है, और जिन विरोधी पार्टियों के लिए सुनहरा मौका हो सकता है कि भैया 30 करोड़ नए वोटर जुड़ रहे हैं, इनमें से कुछ भी वोट खींचोगे तो तुम्हारा फायदा ही हो सकता है, वो घबराए हुए हैं। अब आप सोचिए इस देश में क्या आलम है लोगों के काम करने का और कॉन्फिडेंस का, नेताओं का। रिमोट वोटिंग को लेकर कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आखिरी घंटे में संदेहास्पद वोटिंग हुई। इस दौरान 10 से 12% लोगों ने वोटिंग की। कल्पना कीजिए रिमोट वोटिंग में भी यह सब होता है तो चुनाव सिस्टम में विश्वास कम होगा। जयराम रमेश के बयान पर टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर ने यह कह दिया कि चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम का कोई लॉजिक ही नहीं है, यह निराधार है। चुनाव आयोग के पास प्रवासी लोगों का डेटा ही नहीं है। अरे भाई, यह समझना चाहिए कि रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू नहीं हुआ है, लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर आपको कोई समस्या है, शिकायत है, तो आप कोई ठोस तथ्य रखिए। 31 जनवरी को चुनाव आयोग जो है वो आपसे मांग ही रहा है कि 31 जनवरी तक लिख के दीजिए। नहीं, ट्विटर पे बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है। सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश के 30 करोड़ लोगों के वोटिंग अधिकार को नकार देना यह ठीक है क्या? हालांकि ईवीएम पर शोर मचाना विपक्ष की आदत बन गई, लेकिन यह शोर तभी मचाया जाता है जब वो चुनाव हारते हैं। जीतने पर सब ठीक रहता है। कैसे विपक्ष की जानकारी के लिए यह बता दूं कि रिमोट वोटिंग सिस्टम में हैक होने का कोई खतरा नहीं है। इसके पीछे की वजह समझाता हूं। ये भी होगा ना भाई कि ये तो वो हैक हो जाएगा, रिमोट वोटिंग में स्क्रीन लगा है, ये लगा है, वो लगा है। ये है रिमोट वोटिंग मशीन, ठीक है। इसमें क्या इंटरनेट लग सकता है? इंटरनेट है? नो बॉस, कोई इंटरनेट नहीं है इसमें। डेटा कैसे डलेगा? इंटरनेट नहीं है तो डेटा डलेगा मैनुअल। मतलब इसमें जो 72 कंस्टिट्यूएंसी का डेटा डलेगा वो एक लैपटॉप के जरिए डलेगा, और उस लैपटॉप में भी इंटरनेट नहीं होगा। सारी जानकारी लैपटॉप से ट्रांसफर होगी। मैनुअल तरीके से डेटा लोड होगा। डेटा लोडिंग के समय प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पूरी प्रक्रिया का डेमो होगा। अब इसके बाद भी विपक्ष को शक है तो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, तो क्या किया जा सकता? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रिमोट वोटिंग सिस्टम के आने से देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। पर हर मजबूत काम को पूरा करने की चुनौतियां भी होती हैं। अभी सिर्फ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप आया, लेकिन जब सच में पूरे देश में इसे लागू करना होगा तब इसका मेथड क्या होगा यह अभी तय किया जाएगा। आरवीएम को लेकर चुनाव आयोग के सामने 3 तरह की चुनौतियां हैं।
एक तो इसके लिए चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व कानून समेत कई कानूनों में संशोधन करना। जब बैलेट पेपर से ईवीएम पर शिफ्ट हुए थे तब भी इसमें बदलाव करना पड़ा। इसके अलावा घरेलू प्रवासी वोटर को भी परिभाषित करना होगा। कोई व्यक्ति किस कारण से और कितने समय से बाहर है, यह सब तय करना पड़ेगा ना भाई। दूसरी चुनौती प्रशासनिक स्तर पर है। इसमें रिमोट वोटर्स की संख्या कितनी है, यह कैसे पता चलेगा। 2011 के सेंसस के मुताबिक कुल प्रवासी 45 करोड़ थे और इसमें अनुमानित वोटर 27 करोड़। शादी के बाद जिन्होंने माइग्रेट किया था वो 22 करोड़ थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। ये सारी जानकारी इकट्ठा करना आसान नहीं है। इस काम में बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक अधूरी या गलत जानकारी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। अच्छा, तीसरी चुनौती भी है, पोलिंग स्टेशन की पहचान कैसे की जाएगी, रिमोट बूथ की लोकेशंस क्या होंगी, इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कैसे होगा। उदाहरण के लिए बिहार में आचार संहिता मान लीजिए लगी और दिल्ली या मुंबई में आचार संहिता तो नहीं होगी, वहां चुनाव प्रचार या दूसरी चुनावी गतिविधि चल रही है, तो इसका तो वोटर पर असर पड़ेगा। फिर तो ये चुनौतियां हैं और चुनाव आयोग इसलिए कह रहा है कि आइए बैठिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए सोचा नहीं है, वो 2016 से काम कर रहा है भाई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिमोट वोटिंग पे काम कीजिए, तो 2016 से काम चल रहा है। 6 साल बाद जब वो बुला रहा है चुनाव आयोग कि आइए बैठकर बात कर लेते, तो उसने कुछ तो बनाया होगा, लेकिन जाने के पहले हाथ खड़े कर दिए कि नहीं इससे नुकसान होगा। अरे भैया, 30 करोड़ वोटर्स की बात है। चुनाव आयोग जिम्मेदारी लेने को तैयार है, नेता भाग रहे। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि रिमोट वोटिंग इस देश में एक बहुत बड़ा सियासी बदलाव लेकर आएगी अगर यह लागू हो गई। और नेताओं की जो उनकी अपनी विश्वसनीयता है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी, वो भी बढ़ेगी ना भाई। मान लीजिए मैं बिहार छोड़ के चला आया, मुझे लगा वहां नेताजी ने ठीक से काम नहीं किया, मुझे रोजगार का मौका नहीं मिला, मैं यहां आ गया। वहां नेताजी को फर्क नहीं पड़ रहा, उनको तो लग रहा है ये वहां बैठा है, वहां से मुझे क्या ही सत्ता से हटाएगा। लेकिन अब जब वही आदमी जो बाहर बैठा है और इस बात के लिए कोस रहा है कि मैं बिहार में जाकर नहीं रह पा रहा क्योंकि इन लोगों ने रोजगार के अवसर नहीं दिए, वो जब वहां से वोट डालने शुरू करेगा तो नेताजी का दिल धक धक करेगा ना भाई। वो अपने यहां राज्य में रोजगार के अवसर देंगे ना भाई, क्योंकि उनको पता है कि ये बाहर जाकर अगर रोजगार भी करेगा तो यहां मुझे बेरोजगार कर सकता है, ये खुद बाहर रहेगा तो मुझे भी सत्ता से बाहर कर सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। डेटा जो है वो लोगों को पहचानने के काम आएगा कि कौन कहां रह रहा है। अभी तो कई लोगों का पता ही नहीं होता कौन कहां क्या कर रहा है। तो एक तीर से कई निशाने सध जाएंगे। लेकिन अभी देखिए इस पर क्या क्या बवाल हो।